दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। सर का औपचारिक परिचय रखूंगी। आदेश सिंह जी एडवोकेट हैं। आप वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर एवं विभिन्न जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मुख्य रूप से सिविल, क्रिमिनल एवं कमर्शियल विषयों से संबंधित केसों की पैरवी करते हैं। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की है एवं गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में अपने विद्यालय एवं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में आयोजित इंटरनेशनल फाइनेंशियल ओलंपियाड के लगातार 2 संस्करण वर्ष 2016 और 2017 में आप प्रथम पुरस्कार विजेता रहे हैं। वर्ष 2020 में आयोजित टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट के ग्रैंड फिनाले में आपको प्रथम पुरस्कार और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित समर स्कूल में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वाद विवाद एवं समसामयिक विषयों के अध्ययन में विशेष रुचि है। आपका स्वागत है सर। सप्रमुख श्रीमती केसकर मैडम, श्रीमती अदिति मैडम, आदरणीय भालेराव मैडम, आप सभी का स्वागत है। साथ ही सर को बताना चाहूंगी, सभागार में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी उपस्थित हैं एवं सभी TGT और PGT शिक्षक आपके वक्तव्य को सुनने के लिए सभागार में एकत्र हुए हैं। अब मैं प्राचार्य महोदया से अनुरोध करूंगी कि वे अतिथि महोदय का स्वागत करें। जय श्री महाकाल। यही अपेक्षा थी मुझे आज की युवा शक्ति से, और आपकी आवाज जिसने संपूर्ण सभागार को गुंजायमान कर दिया है, यह भारत की युवा शक्ति की वह झलक दिखाता है जिसका भारत की स्वतंत्रता वीर सेनानियों ने परिदृश्य सोचा है। आज जब इस सभागृह में मैं उपस्थित हूँ और एक महत्वपूर्ण विषय अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम के लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदय श्रीमती अर्चना बिच्छू मैडम का हृदय से धन्यवाद देना हूँ कि मैडम ने यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उनका एक दृश्य है, एक स्वप्न है, कार्यक्रम को परिलक्षित करने का, क्रियान्वित करने का, कि युवाओं के मध्य यह संदेश जाए कि अखंड भारत कितना आवश्यक है। आज लोकमान्य तिलक विद्यालय की CBSE इकाई में मौजूद होकर मैं हर्ष महसूस करता हूं, क्योंकि यह वह विद्यालय है जिसने अपनी शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक उत्कृष्टता और खेलों में उत्कृष्टता अपनी वो मलखंभ के माध्यम से वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष का नाम गौरवान्वित किया है। यहाँ उपस्थित संपूर्ण गुरुजनों को मेरा नमस्कार है। यहाँ पर विद्यालय परिवार के जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, और यहाँ उपस्थित युवा शक्ति जिनसे बात करने के लिए मैं लालायित, उनको मेरा हृदय से नमस्कार। आज जब अखंड भारत संकल्प दिवस
की हम बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि अखंड भारत संकल्प दिवस, इन चारों शब्दों का अर्थ क्या है। अखंड अर्थात जो खंडित ना हो, जिसे टुकड़ों में, जिसे बांटा ना गया हो, जिसका कभी विभाजन ना हुआ। हम सभी ने सुना है कि संगठन में शक्ति है। यदि आप अपने हाथ को देखें, अगर आपके हाथ की जो पांचों, आपके हाथ की चारों उंगलियां हैं, आपका अंगूठा है, इसे यदि कई हिस्सों में बांट दिया जाए या एक भी उस पूरी मुष्टिका का पार्ट न हो, का हिस्सा न हो, तो उसका पूर्ण बल कभी प्रयोग में नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार एक अखंड भारत की जो परिदृश्य है, जो हमारा इतिहास रहा है, उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने का यह संकल्प है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाश्रयः च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामम भारतीय संतति। अर्थात वह राष्ट्र, वह देश जो समुद्र के उत्तर में है और हिम पर्वत अर्थात हिमालय के दक्षिण में है, उस देश का नाम भारत है और वहां की संतति अर्थात वहां के पुत्र पुत्रियों का नाम भारतीय है। यानी भारत की यह परिकल्पना इस वर्तमान युग की न होकर आदिकाल से होती आई। कई बार इतिहासकारों ने यह बात बताने की कोशिश की है कि भारत पहले कोई देश होता ही नहीं, भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं रहा। लेकिन आप भारत की लोक गाथाओं को देखें, लोक परंपराओं को देखें, हमारे ग्रंथों को देखें, जो विष्णु पुराण का यह श्लोक आपने सुना, यह आपको बताता है कि भारत सदैव एक ही रहा। इसमें आप देखें कि हमारी पूजन व्यवस्था जो है, वह भले ही जम्मू कश्मीर में हो, वो राजस्थान में हो, असम में हो, हमारे मध्य प्रदेश में हो, केरल में हो, बंगाल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वहां मंत्र सभी विधियों के लिए एक ही पढ़े जाते हैं। वे सभी मंत्र भले ही हर क्षेत्र की अपनी भाषाएं हैं, अपनी क्षेत्रीय परिदृश्य, अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अपने व्यंजन हैं, अपनी वेशभूषाएं हैं, लेकिन सभी की पूजन व्यवस्था एक है। यह तभी संभव हो सकता है जब एक राष्ट्र की पद्धति एक हो, एक राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर एक। और जब भारत की सांस्कृतिक धरोहर एक आदिकाल से रही है, उसी कारण आज भी यही धरोहर हमने संजो कर रखी है। आपने सुना है कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, दौरे जहां हमारा। अर्थात हमारे भारतवर्ष पर ऐसे कई आक्रांताओं ने हमला किया है, आक्रमण किया है, जिससे हमारी अखंडता, हमारी एकता को उन्होंने प्रयास किया कि खंडित कर दें, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर दें। लेकिन उस समय हमारे सांस्कृतिक मूल्यों ने, हमारी संस्कृति ने हमें आज तक जीवित रखा। हमारे सनातन धर्म ने, हमारी जीवित रहने की इस लालयता ने, हमारी जीवटता ने हमें आज तक जीवित रखा है कि आज कितने ही राष्ट्रों की संस्कृतियां मिट चुकी हैं, लेकिन भारत की संस्कृति जीवित है। आज जब हम अखंड और भारत शब्दों को समझ चुके हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं संकल्प की ओर। संकल्प से आप क्या समझते हैं? यदि आप विद्यार्थी हैं, आप संकल्प लेते हैं कि आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, आप अधिक से अधिक नंबर, अधिक से अधिक अंक अपनी परीक्षाओं में अर्जित करेंगे, यह आपका संकल्प है। आपका जीवन में संकल्प है कि आप कुछ अच्छा करके दिखाएं अपने जीवन में, आप अपने माता पिता का, अपने संपूर्ण नगर का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। यह आपका एक संकल्प है। जब भारत के विषय में हम ये संकल्प देखते हैं और अखंड भारत का संकल्प देखते हैं, यह उस इतिहास से निकल कर आता है जब हम देखते हैं कि भारत को समय समय पर खंडित करने के प्रयास किए गए। उन सभी खंडित भागों, जब हम कह रहे हैं कि अखंड भारत, इसका अर्थ है कि भारत को खंडित किया जा चुका है। आज जब हम अखंड भारत के बारे में समझते हैं तो हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो ऐसे कई भारत के अभिन्न अंग हैं जिन्हें भारत से अंगीकृत जो पूर्व में थे उन्हें हटा दिया गया। उन अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया गया है हमारी भौगोलिक परिदृश्य। इसमें जब आप देखें कि किस प्रकार अफगानिस्तान को हमसे दूर किया गया,
किस प्रकार पाकिस्तान को भारत से विभाजित किया गया 1947 में, किस प्रकार म्यांमार को भारत से अलग किया गया, किस प्रकार भूटान को अलग किया गया, तिब्बत को अलग किया गया, किस प्रकार मालदीव्स भारत का जो अंग था उसे छिन्न भिन्न कर दिया गया, श्रीलंका जिससे हम सांस्कृतिक धरोहर शेयर करते हैं उसे अलग कर दिया गया। ऐसे कई राष्ट्र हैं जो आज भी सांस्कृतिक रूप में उसी भारतीय संस्कृति का पालन अक्षरशः करते हैं, लेकिन कुछ धर्म के नाम पर, कुछ मजहबों के नाम पर हिंसा के कारण उन्हें हमारे राष्ट्र से राजनीतिक कारणों से छिन्न भिन्न कर दिया गया। उसी भारत को पुनः उस गौरवशाली इतिहास को वापस लाने के लिए, उस अखंड भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए यह हम संकल्प लेते हैं कि उस हमारी भारत माँ के जो इस भागों को, उनके पुत्रों को जो अलग कर दिया गया है, उन्हें पुनः उनके गौरवशाली रूप में वापस लाने का हम संकल्प करते हैं। और यह वह संकल्प है। जब हम आज यह दिवस मना रहे हैं, जो इस विषय का अंतिम भाग है, किसी भी दिवस का इस रूप में जब मनाया जाता है तो वह रूप उस देश की युवा शक्ति के लिए यथार्थवाद का चित्रण करने का एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। जब आप ये सभी समझें कि भारत आज अखंडित नहीं है, तो यह आप सभी में कर्तव्य बोध जागृत करता है कि भारत के उस गौरवशाली इतिहास को लौटाने का यदि दारोमदार किसी पर है तो वो आप सभी पर है। यहाँ पर उपस्थित जो गुरुजन हैं उन पर है, क्योंकि ये गुरुजन और ये विद्यार्थियों की शक्ति है जो पुनः भारत के गौरवशाली इतिहास को वापस ला सकती है। जब आप दिवस मनाते हैं तो केवल दिवस मनाने से दूर जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आप समझें कि हम दिवस यदि मनाते रहेंगे तो यह एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में हो जाएगा, क्योंकि यह कोई उत्सव नहीं है, यह एक संकल्प दिवस है। इस संकल्प दिवस का सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम उस ध्येय को प्राप्त कर लें, उस उद्देश्य की प्राप्ति कर लें, और अखंड भारत की प्राप्ति हमें करनी है। आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी जानते हैं कि अखंड भारत के विषय में किस प्रकार से जो हमारा रिसेंट पास्ट रहा है, 1947 की इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आप सभी छात्रों ने या तो पढ़ चुके होंगे या अभी पढ़ रहे होंगे। जो हमारे 6th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पीछे की पंक्ति में 12वीं के विद्यार्थी तक के विद्यार्थी मौजूद हैं, मुझे बताया गया है। आज जब इस कार्यक्रम के लिए मुझे पूर्व में आमंत्रित किया गया था, आदरणीय डॉक्टर रेखा भालेराव मैडम का मैं धन्यवाद दूंगा, जब उन्होंने मुझे इस विषय के लिए आमंत्रित किया और कहा कि मेरे पास एक अवसर है कि मैं आप सभी से बात कर सकता हूँ, तब मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था। उसका कारण ये है कि आज के युवा, उनके पास वो दिशा है कि वो कार्य कर सकते हैं। आप सभी के पास वो सभी संसाधन मौजूद हैं जो पूर्व में होने वाली पीढ़ियों के पास उस प्रकार से मौजूद नहीं थे जिस प्रकार से आपके पास हैं। आप बौद्धिक रूप से परिष्कृत हैं, आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आपके पास वो विल पावर है, और आप उस कॉलोनियल माइंडसेट से, उस औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ने में पूर्ण रूप से सक्षम है। क्योंकि आज का भारतीय युवा कभी चुकता नहीं है। आज का भारतीय युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देने में विश्वास रखता है। और इसलिए जब यह विषय मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम इतिहास को देखें पहले, किस प्रकार से भारत का विखंडन किया गया, खंडन किया गया, और फिर हम समझें कि हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कैसे होगा अखंड भारत के लिए। तो सर्वप्रथम हम ये समझें कि इतिहास में ऐसे कई दृश्य आए हैं हमारे सामने, जब हमारे सामने विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए, जब हमने देखा कि कई आक्रांताओं ने हम पर हमला किया, तो उसमें सबसे पहले सिकंदर का नाम आता है। सिकंदर ने भारत पर हमला किया, लेकिन उस समय हमारा मौर्य साम्राज्य, the Mauryan Empire which you all have read about, was at the peak of its prowess, and at that point in time we were led by Chandragupta Maurya, who was again led by another huge kingmaker, Chanakya. The prowess and the intellectual abilities of Chanakya, combined with the military spirit of Chandragupta Maurya, ensured that Alexander would no longer penetrate India. 3 वर्षों के मध्य ही सिकंदर को भारत में पराजय झेलनी पड़ी, और 7 वर्षों के मध्य सिकंदर के साम्राज्य का कोई पदचिन्ह भारत में शेष नहीं रहा।
तो क्या ये नहीं बताता आपको भारत की उस गरिमा के बारे में, भारत की उस शौर्य गाथा के बारे में जो उस युवा ने रखी? आप सोचिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसके पिता नहीं थे, जो अपनी माँ के साथ रहता था, जिसे बंधुआ मजदूर बना के कोई लेकर चला गया था, जिसके पास आशा की शायद कोई किरण जीवित नहीं, लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य ने उस विलक्षण प्रतिभा को आचार्य चाणक्य ने देखा, उस विद्यार्थी की उस शिष्य को अपनाया और उसकी उस प्रतिभा को और निखारा और उसे इतना काबिल बनाया कि एकमात्र व्यक्ति से, जिसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई मित्र नहीं था पूर्व में, उसे मित्रों की एक सेना बनाकर, एक टोली बनाकर, कूटनैतिक रूप से परिष्कृत कर, बौद्धिक शारीरिक रूप से परिष्कृत किया। और उसके बाद वही चंद्रगुप्त मौर्य बनता है जिसने धनानंद के नंद साम्राज्य को हराया। और उसके बाद धनानंद जैसे शासक को हराने के बाद उस नंद साम्राज्य जिसकी लोग बलिहारी देते थे, जिसकी गाथाएं गाते थे, उसको हराने के बाद सिकंदर जो विश्व विजय पर निकला, उसको भारत में आकर उसके विश्व विजयी रथ को रोकने का यदि इसमें दम था, तो वह आप जैसे ही एक युवा चंद्रगुप्त मौर्य के पास। आज जब हम इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की यह गाथा विद्यार्थियों के लिए और गुरुजनों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस इतिहास को जिस प्रकार से शर्मसार किया गया था आचार्य चाणक्य को, उस इतिहास को उन्होंने चाणक्य को समझा, चाणक्य जी ने समझाया चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त जी ने आत्मसात किया उस सभी शर्मसार करने वाली घटनाओं को, प्रत्येक क्षण याद किया कि किस प्रकार उनके गुरु को शर्मसार किया गया था संपूर्ण सभा के सामने और निष्कासित कर दिया था उस नगर से। उसी प्रकार हमारी भारत माता को जिस प्रकार से छिन्न भिन्न किया गया है विभिन्न आक्रांताओं के द्वारा, औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा, आज हम सभी के लिए वो शर्मसार करने वाली घटनाओं को अपने मस्तिष्क में, अपने मन में बिठाने का क्षण। युवा शक्ति को यह समझना चाहिए कि यह दिन केवल उसके नहीं है कि हम केवल हंसते खेलते घूमते रहें, यह उसके भी आवश्यक है कि हम संकल्प करें अपने मन में कि किस प्रकार से हमारे इस गौरवशाली राष्ट्र को तोड़ा गया है। जब एक राष्ट्र को तोड़ा जाता है तो आप समझें कि इट इज मच डिफरेंट देन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट एंड अ नेशन। आप जब किसी दूसरे देश की पॉलिटी को समझते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं, you need to understand that there is no equivalent in English for the term राष्ट्र that we have in Hindi। जब हम राष्ट्र कहते हैं हिंदी में, तो वो केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, वह एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक इतिहास है, एक गौरवशाली गाथा है जो अपने साथ में एक राष्ट्र संजोए हुए। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने इस मातृभूमि को मात्र एक भूमि का टुकड़ा समझा और अपने राजनीतिक लाभों के लिए जो 1947 में विभाजन हुआ उसके लिए उपयोग किया। कुछ राजनीतिक लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर आसीन होने, and that's why we see the country as it is today। आज यहाँ जब मैं यह वार्तालाप आपसे कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यह कोई भाषण मात्र न रहे। मैं चाहता हूँ कि आज की युवा शक्ति इंटरैक्ट करे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ उपस्थित जितने सदस्य हैं वो मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दें, अपने भी कोई विचार यहाँ पर रखें। यदि यहाँ से माइक बीच में जा सकता हो तो मैं निवेदन करूँगा कि माइक पीछे लेकर जाएं, जहाँ 8, 9, 7, 6 दूसरे भी विद्यार्थी बैठे हों। कुछ प्रश्न मैं उनसे करना चाहता हूँ। यहाँ से कोई भी विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े होता है। बहुत आसान से प्रश्न है, आप खड़े हो सकते हैं। आपका नाम क्या है? काव्य सांकला। What is your name? My name is काव्य सांकला। बैठ जाइए। My name is आराध्य जोशी। आपका नाम क्या है? आराध्य जोशी। मैं क्लास करती हूँ। My name is आयुष कुमार सिंह। क्या आपका नाम दोनों अंग्रेजी हिंदी में सेम है? Yes sir। बैठ जाइए। दो भाषाओं में पूछा, आपका नाम क्या है? And what is your name? In both these situations, the answer came in different languages though, but the substance remained the same। जब मैंने पृथ्वीराज से प्रश्न पूछा, दोनों भाषाओं में उनका नाम पृथ्वीराज था। जब मैंने काव्य से पूछा,
दोनों भाषाओं में उनका नाम काव्य ही था। पृथ्वीराज एक बार फिर खड़े हुए, वहीं पर बिना माइक के भी, हाँ माइक दे दीजिए। सर भारत। What is the name of your country? इंडिया। यह अंतर स्पष्ट हुआ आप सभी को? धन्यवाद। इन विद्यार्थियों को मैं नहीं जानता, ना इनसे पूर्व में मैंने कोई वार्तालाप किया हो कि इनको मैंने समझाया हो कि आपको क्या उत्तर देना है, लेकिन अपने बाल मन से जो प्रश्न पूछा गया उसका वही सटीक उत्तर उन्होंने दिया जो उन्होंने सीखा है बच्चों से। आप देखिए कि एक राष्ट्र का नाम जब पूछा गया तब हिंदी में प्रश्न पूछने पर उसका नाम भारत आता है, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, तब उत्तर आता है इंडिया। क्या यह दृश्य आपके सामने स्पष्ट है? पीछे से आवाज चाहूंगा कि आपको समझ आया कि इसमें क्या अंतर है। आप सभी एक सुर में आवाज दे सकते हैं, अगर समझ आया तो बोलिए हाँ, अगर नहीं आया तो बोलिए नहीं। धन्यवाद। आप सोचिए कि चीज केवल नाम पूछने की थी, नाम किसी भी भाषा में एक ही रहना चाहिए। जब पृथ्वीराज का नाम हिंदी में पृथ्वीराज है और इंग्लिश में पृथ्वीराज है, तो भारत का नाम हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया क्यों है? आप दूसरे देश का नाम पूछिए, आप श्रीलंका का नाम पूछिए, भारत में भी श्रीलंका है, इंग्लिश में भी श्रीलंका है। जब आप अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वह इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है। आप पाकिस्तान बोलते हैं, वो इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है। आप चाइना बोलते हैं, वो अंग्रेजी में भी यही है, हिंदी में भी यही है। लेकिन एक व्यवस्थागत तरीके से, एक षड्यंत्र के तहत हमारी आइडेंटिटी को हमसे विस्मृत कर देने के लिए हमें भारत और इंडिया के इस विवाद में फंसाया गया। जब कोई दो देश क्रिकेट का मैच खेल रहे होते हैं तो उसकी स्थिति को देखकर मुझे आज ये लगता है कि हम भारत वर्सेस इंडिया की एक कॉन्टेस्ट के बीच में फंसे हुए हैं, जहां हमारी आइडेंटिटी तक को हमसे छीन लिया गया है। आज आपको यह बताया जाता है, ऐसा शब्द दिया गया इंडिया, जो कभी हमारा है भी नहीं। हमारी धरोहर हमें भारत बताता है। यदि पृथ्वीराज को आज मैं द वन हु रूल्स अर्थ कहने लगूं, द रूलर ऑफ अर्थ कहने लगूं, तो यह उसकी पहचान नहीं है। उसकी पहचान पृथ्वीराज से है। वैसे ही भारत की पहचान भारत से है। जब आपसे कहीं भी यह पूछा जाए कि आप कौन से देश के निवासी हैं, या आप कभी भी भारत का किसी भी विषय में बखान कर रहे हो, इट शुड ऑलवेज बी भारत। भले आप संस्कृत में बात कर रहे हो, आप फ्रेंच में बात कर रहे हो, आप स्पेनिश में बात कर रहे हो, जर्मन, इंग्लिश, सिंहलीज, कोई सी भी भाषा हो, भारत शुड रिमेन भारत इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो आज यह संकल्प भी अपने साथ लेकर जाएं जीवन भर के लिए कि भारत भारत ही रहेगा। क्योंकि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे आक्रांताएं आए हमारे यहाँ। जब मैंने सिकंदर की बात की, इसके बाद हमारे देश में कई और आक्रांताएं आए, शक आए, खून आए, उन सभी ने यहाँ पर आक्रमण किया। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज थी जो हमें लगातार बचाए हुई थी। कई आक्रमणकारी आए, या तो उन्हें हमने पराजित कर दिया, या वो इस देश की संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए कि वे अपनी संस्कृति को विस्मृत कर इस देश के ही होकर रह गए। लेकिन फिर हमारे यहाँ पर मुगल शासक आए, फिर हमारे यहाँ पर कॉलोनियल पावर्स आए, अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ पर शासन किया, यहाँ पर अपनी दमनकारी नीतियां लागू। और यहाँ पर वो भेद आपको स्पष्ट दिखाई देगा जब हम भारत विरुद्ध इंडिया की बात करते हैं। क्योंकि मुगल शासकों ने और अंग्रेज शासकों ने यह नियम लागू किया कि वो भारत को खंडित करने लगे। उन्होंने यह रास्ता अपनाया कि वो भारत को जातियों में, धर्मों के नाम पर, क्षेत्रों के नाम पर बांटने लगे। आप जानते हैं कि किस प्रकार हिंदुओं से जजिया टैक्स वसूला जाने लगा था औरंगजेब के काल में। आप जानते हैं किस प्रकार अकबर, जिसे एक बहुत ही पीसफुल रूलर लिखा जाता है एनसीईआरटी की पूर्व किताबों में, उसने किस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम मचाया था। इस देश के कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में दमनकारी नीतियां अपनाई थी। आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। यदि कोई शासक किसी क्षेत्र में शासन करने आया है तो उसे शासन व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत
किसी एक धर्म विशेष के मंदिरों पर, उसकी संस्कृति पर, उसके बालकों पर, उसके शिष्यों पर, उसकी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, इसका एकमात्र उद्देश्य था उस धर्म विशेष के स्वाभिमान पर चोट करने का, उसकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर देने का, और यह उद्देश्य में वह कुछ हद तक सफल हुए। उसी का कारण है कि आज भारत अखंड भारत नहीं है और भारत खंडित हो चुका है। आप देखिए कि उसके बाद जिस प्रकार कॉलोनियल पावर्स हमारे भारत में प्रवेश करते हैं, जब अंग्रेजी शासक आते हैं तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आते हैं। मुगल शासकों को तो हमने हरा के बाहर फेंक भी दिया। अपने कई सालों के परिश्रम के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के कारण, महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं के कारण हमने वो कर दिखाया। लेकिन उसके बाद आते हैं एक और नए प्रकार से शासन करने वाले, जो आते हैं किस नाम से? एक ट्रेडर के नाम पर, एक व्यवसायी के नाम पर, एक व्यापारी के नाम पर व्यापार करने आए थे अंग्रेज हमारे देश में। आप देखिए तरीका कितना अलग। यहां पर आते हैं व्यापार करने के माध्यम से, और उसके बाद में यहां पर समझते हैं इस पूरी राष्ट्र को, और वो एक बात बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि यदि भारत पर शासन करना है, यदि भारत को खंडित करना है, तो एकमात्र चीज है जिसे और कोई प्रहार सशक्तता से नहीं कर पाया, वह है इसकी संस्कृति पर, इसके मूल्यों पर। और उसी समय जब वो अपना प्रसार करते रहे, उन्होंने एक बात समझी कि जिस प्रकार इस देश में आचार्य चाणक्य हुए थे, उसी प्रकार इस देश के गुरुजनों ने इस देश में वह शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ता से स्थापित कर रखी थी कि कोई विदेशी आक्रमणकारी इस देश पर अपने पैर न पैसार पाए। लेकिन उसके बाद आता है थॉमस बैबिंगटन मैकेले, मैकेले की शिक्षा पद्धति, जिससे आप सभी परिचित। 1835 में लॉर्ड मैकेले जिसे कहा जाता है, वह धूर्त मैकेले हमारे देश में एक एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। And when he writes a letter to his father, Macaulay writes in detail explaining what he intends to do with this new education system in place. He writes that I need and I wish to create an Indian country where people are only Indian by their skin, but British by their mind, by their thoughts and their actions. I need to create a population that is only capable of translating words. जब इस संबंध में आप समझते हैं तो इसका भावार्थ यह है कि वह चाहता था कि भारत में केवल द्विभाषी कार्य करने के लिए लोग उपस्थित हो जाएं, इतने सशक्त हो जाएं, केवल ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जहां पर भारतीय केवल अपनी चमड़ी से भारतीय दिखें, लेकिन अपने खून से, अपने मन मस्तिष्क से, अपने कार्यों से वो पूर्ण रूप से विदेशी हो जाएं। इसका कारण क्या था? वह चाहता था कि सांस्कृतिक मूल्य जो हैं हमारे, उनको वह पूर्ण रूप से नष्ट कर दे। और आपने देखा कि इस प्रकार से हम जो आज भी इनिशिएटिव पिछले सालों में पढ़ते रहे हैं, उस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा, जहां हमारे वीर गाथाओं को उस डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, उस स्पष्टता से नहीं बताया जाता, जिस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं की झूठी गौरव शौर्य गाथाएं हमारे सामने रख दी जाती है। उस पटल पर यह आवश्यक है कि आप सब आवाज बने। आज जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे आपको उस 1947 के युग में ले जाने की आवश्यकता भी नहीं। आज जब आप देख रहे हैं कि 1971 में जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, उसके बाद आप देखिए कि आज बांग्लादेश की स्थिति क्या है। आप में से कितने विद्यार्थियों ने बांग्लादेश की स्थिति की घटनाएं सुनी हैं? अपने स्थान पर हाथ उठाएं कि बांग्लादेश की स्थिति जो आज है, खबरों में आप सभी ने, सोशल मीडिया चलाते हैं आप लोग, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज चैनल्स देखते हैं? धन्यवाद, हाथ नीचे करिए। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की आज की स्थिति क्या है। बांग्लादेश की स्थिति क्यों है? बांग्लादेश एक वह देश है जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग हुआ था। 1947 में जब पाकिस्तान की मांग की गई जिन्ना द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, उस समय वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान नाम से पाकिस्तान के दो राज्य बना दिए गए जो एक ही राष्ट्र का हिस्सा थे। इसके बाद बंगाली भाषा और वहां के क्षेत्र के साथ हो रहे अन्याय के कारण बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा जाता है, जिसमें भारत की सेना पूर्ण सहायता करती है और 1971 में बांग्लादेश को
एक सेपरेट नेशन, एक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। आप आज देखें कि बांग्लादेश की क्या स्थिति, बांग्लादेश की वह स्थिति आज बैठे हुए इस प्रत्येक युवा के लिए जरूरी है। किस प्रकार से आप देखते हैं कि एक राज्य जहां पर सब कुछ सही है, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, वहां पर अचानक से एक विद्यार्थियों की प्रोटेस्ट शुरू होती है। उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का उद्देश्य होता है रिजर्वेशन के विरुद्ध आवाज उठाना। वो रिजर्वेशन के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, सरकार से अपनी मांगे पूरी नहीं करवा देते, वो रिजर्वेशन का निर्णय वापस ले लिया जाता है। उसके पश्चात भी वह तथाकथित स्टूडेंट मूवमेंट रुकती नहीं है। वो प्रोटेस्ट, वो रिजर्वेशन की मांग पूरी हो जाने के बावजूद न रुककर अपने राष्ट्र के, अपने देश के प्रधानमंत्री के घर में घुस जाती है। प्रधानमंत्री को उस देश से भागना पड़ता है और उस प्रधानमंत्री के घर में जितने भी संसाधन मौजूद थे वो सब उठाकर ले जाते हैं। यह क्या किसी स्टूडेंट का काम हो सकता है? उसके पश्चात आप देखिए कि यह वही स्टूडेंट्स हैं जो सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, उखाड़ फेंक देते हैं। उसके बाद राजनीतिक दृश्य तो एक अलग है, वो यहां मांग करते हैं कि वहां की न्यायिक व्यवस्था में फेरबदल कर दिया जाए और वहां के चीफ जस्टिस को भी उसके पद से हटा दिया जाता है। इसमें आप केवल तथ्यों की, राजनीतिक, जुडिशियल क्षेत्रों की आपने बात की। यहां तक भी यह मूवमेंट एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की। तो अगर उनका विरोध अपने राष्ट्र की शासन व्यवस्था के प्रति था, तो इस प्रोटेस्ट के तहत एक झूठे तरीके से, एक इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, बहाने से क्यों फिर हिंदू माइनॉरिटी पर अटैक किए जाते हैं, क्यों हिंदू मंदिरों को जलाया जाता है? आप वापस समझिए कि यह वही कुठाराघात है हमारी संस्कृति पर, हमारी अस्मिता पर, हमारे मूल्यों पर। क्योंकि वापस हमारी, जिस प्रकार से हमारी हिंदू बहनों के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं बांग्लादेश में, जहां हमारे बच्चों को नरसंहार कर दिया जाता है, पुरुषों का नरसंहार कर दिया जाता है, वह हृदय विदारक घटनाएं हमने सभी वीडियोस में देखी। और आज यहाँ कुछ युवा विद्यार्थी भी बैठे हैं और मैं जानता हूं कि उनके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि इस उम्र में जब इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं उनके, जब एक मिट्टी के घड़े के रूप में वह आकार ले रहे हैं, तो आवश्यक है कि उनके मन में यह बात बैठ जाए कि किस प्रकार से किसी धर्म ने, जिसने उनका कोई विरोध नहीं किया, जिसने उन पर कोई अन्याय नहीं किया, उससे विरुद्ध घटनाएं कारित की जाती हैं, उस पर अत्याचार किया जाता है, क्योंकि यह एक धर्म के विरुद्ध एक जंग है, एक जिहाद का प्रकार है। जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां मंदिरों की क्या घटना है? मंदिरों के खिलाफ इस आक्रमण करने का, हमारी काली माता का मंदिर तोड़ने का, जगन्नाथ जी का मंदिर तोड़ने का कोई कारण है ही नहीं। लेकिन यह एक उद्देश्य है उन लोगों का, यह बताने का कि आपके लिए कोई स्थान नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए कि इस राष्ट्र में, इस पूरे विश्व में 52 इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जो स्वयं एक मुस्लिम है, शेख हसीना, वह उस संकट के काल में इस विश्व में 52 इस्लामिक देशों होने के बावजूद शरण लेने के लिए भारत में आती है। एक इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश की इस्लामिक प्रधानमंत्री शरण लेने के लिए अपने ही इस्लामिक लोगों से भारत में प्रवेश करती है। उनके पास तो कई और राष्ट्र मौजूद थे जहां वो जा सकते, लेकिन यह भारत ही है जो समय समय पर शरण देकर यह बताता है कि अखंड भारत का स्वप्न क्या है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो कई लोगों के मन में जरूर यह प्रश्न होगा, मैं निश्चित रूप से जानता हूं। यहाँ जो गुरुजन उपस्थित हैं, जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, उन्हें लगेगा कि शायद ये अखंड भारत की जो चर्चा हो रही है मात्र एक कार्यक्रम है, लेकिन यह एक कार्यक्रम नहीं। कई लोग ये सोचेंगे कि आज अखंड भारत की बात करने से क्या अर्थ है। आप तो जानते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका, मालदीव, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान, सभी अलग अलग राष्ट्र हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यह बताया गया है, आपको यह समझाया गया है, आपने या तो स्वयं इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसे ही छोड़ने का वक्त है। आपको यह बताने का वक्त है कि कोई भी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट इस विश्व में कभी हो ही नहीं सकता। there is nothing like a settled fact. You need to understand this. और इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। आपके लिए उदाहरण है वही बांग्लादेश जो 1971 में एक नया देश बनता है पाकिस्तान से।
यह कोई पुरानी घटना नहीं है मित्रों। 1971 आज से 53 साल पुरानी ही घटना है, और इसमें लड़ने में भारत की ही सेना ने उसे आजादी दिलाई है, और उसी पाकिस्तान से दिलाई है जो लगातार हम पर हमले करता है स्पष्ट रूपों से। आज जब हम अनेकों देशों की बात कर ले, हमारे आसपास जिनसे हम घिरे हुए हैं, हमारे आसपास संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, लेकिन इस क्षणों में आपको प्रेरणा लेनी होगी इतिहास के उन पन्नों से जहां पर ऐसे सेटल्ड फैक्ट्स ऑफ लॉ जिन्हें कहा जाता है उन्हें तोड़ा गया है। आप देखिए किस प्रकार जर्मनी, जिसे कई भागों में तोड़ दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 में आप जानते हैं किस प्रकार एडोल्फ हिटलर की नाजी जर्मनी परास्त हुई थी। 1945 के बाद 4 भागों में जर्मनी को बांट दिया जाता है, जो उस समय की 4 सबसे बड़ी ताकतें होती हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, वो सभी अपने अपने क्षेत्र काबिज कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे क्षेत्रों में 4 क्षेत्रों में जर्मनी बट जाता है। लेकिन 1945 में वो घटना होने के बावजूद कई सालों बाद वापस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, जर्मनी पुनः एक रूप में खड़ा होता है। यह उदाहरण है आपके लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल का। इजराइल की वह ताकत जहां यहूदी जनसंख्या निवास करती थी, जहां जीव्स थे। आप याद करिए उस काल का 1929 के कालखंड का, जहां एडोल्फ हिटलर ने जीव्स को पूर्ण रूप से मारने का कार्य किया। 2/3 जनसंख्या को तो गैस चेंबर्स में मार दिया गया था जीव्स की, और बाकी 1/3 जनसंख्या जो बची थी वो दूसरे राष्ट्रों में पलायन कर चुकी थी। उनके पास उनका स्वयं का राष्ट्र भी नहीं था मित्रों। आज आप एक अच्छी स्थिति में है कि आपका एक राष्ट्र तो है, आपके पास अपना स्वयं का एक राष्ट्र है, लेकिन जीव्स के पास, यहूदियों के पास अपना स्वयं का कोई राष्ट्र भी नहीं था। वह दूसरे देशों में पलायन करके शरणार्थियों के रूप में रह रहे थे। उन्हीं में एक नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो विश्व के एक महान साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc², जिसे बड़ी क्लासेस में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उससे दिया। वही अल्बर्ट आइंस्टीन उसी यहूदी समाज के व्यक्ति, उसी यहूदी धर्म के व्यक्ति। आप देखिए कि किस प्रकार किसी एक धर्म को टारगेट कर उस धर्म को समूल नष्ट करने का इतिहास आपके सामने स्पष्ट रूप से मौजूद है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी भाषा को जीवित रखा, भले ही वे अलग अलग क्षेत्रों में बट गए थे। उनका कोई सामाजिक एकता ऐसे फिजिकली पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि वो अलग अलग देशों में बट गए थे, शरणार्थी थे। उनके लिए जीवित रहना एक दुश्वार कार्य था। उस समय उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को जीवित रखा। और उसके बाद 1947-48 में इजराइल पुनः उन अरब शक्तियों से अपना देश वापस लेने में 18 साल में ही वापस अपने परम वैभव, अपने गौरवशाली इतिहास को पूर्ण प्राप्त करता है। और आप देखिए कि यह इजराइल का जो संदेश है, यह भारत की युवा शक्ति को ज्ञात होना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। आप देखिए कि उसके बाद 1947 के बाद भी उन यहूदी धर्म के लोगों के ऊपर आज तक युद्ध हो रहे हैं। क्या आप लोग जानते होंगे कि अभी हमास का युद्ध चल रहा है? आप जानते हैं कि नहीं? हमास जो हमले कर रहा है इजराइल पर, 1947-48 से लगातार इजराइल पर हमले होते आए हैं। करीबन 6 से 7 साल तक, कई वर्षों तक, उन वर्षों की श्रृंखला को यदि जोड़ लिया जाए तो कम से कम 25 से 1 साल तक हमारा इजराइल जो है वो लगातार लड़ता रहा है। लेकिन इस प्रत्येक युद्ध में जो ध्यान रखने योग्य बात है वह यह है कि इजराइल हैज ऑलवेज एक्सपैंडेड इट्स टेरिटरी आफ्टर ईच वॉर। इट हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल इंच ऑफ इट्स लैंड इन एनी वॉर। यह आप सभी के लिए सीखने वाली बात है। छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या बहुत छोटी है, जिस धर्म के लोग वहां रहते हैं, ऐसा कोई दूसरा धर्म के लोग, दूसरा राष्ट्र है ही नहीं उस धर्म का, वह देश अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसके बाद आज तक कोई युद्ध नहीं हारता किसी भी देश से। आज भी हमास जैसी बड़ी आतंकवादी संगठन को वो हरा गए। इसका कारण है क्योंकि उन्होंने अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति को जीवित रखा। इसके बाद आपके पास कई और उदाहरण मौजूद हैं। मैं उदाहरणों से ज्यादा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आना चाहूंगा, क्योंकि समय की एक बाध्यता है और उस समय की बाध्यता के अनुरूप भारत के समक्ष क्या रास्ता है, मार्ग प्रशस्त कैसे होगा अखंड भारत का, इसकी चर्चा करना आवश्यक है।
हमने बात की कि किस प्रकार से भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, हम सभी देशों की चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आप एक रूप से यह समझिए कि आज कल का अखबार कितने लोगों ने पढ़ा था, दैनिक भास्कर का कल का अखबार कितने लोगों ने पढ़ा था? अगर उसका फ्रंट पेज भी आपको याद हो, फ्रंट पेज देखा हो, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने कल का दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज पढ़ा? कल के दैनिक भास्कर में वापस इधर देख लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। कल के दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर फ्रंट पेज पर एक न्यूज थी जहां पर चीन की एक छोटी सी बालिका भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दे रही थी चीन में। उनकी जो शिक्षिका थी वो भी एक चीन महिला है और उस बालिका का पूर्ण भरतनाट्यम में जो शिक्षण हुआ है वो भी चीन में हुआ है। यानी ना तो वह बालिका भारत में कभी आई है, ना उसका शिक्षण भारत में हुआ है, लेकिन वो सीख क्या रही है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम उनका नृत्य तो नहीं है, भरतनाट्यम हमारा नृत्य है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर। आप उसी प्रकार से देखिए विभिन्न देशों में, जब आप हमारे आसपास के देशों पर देखेंगे आज भी उनमें हमारी संस्कृति जीवित है। आप किसी भी देश में चले जाएं, अगर आप इंडोनेशिया तक चले जाएं, वहां की एयरलाइंस का नाम आज भी गरुड़ एयरलाइंस है। आप यदि कंबोडिया चले जाएं तो विश्व का सबसे पुराना बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट आपको कंबोडिया में आज भी मिलेगा। आज भी वहां पर आपको रामायण प्रतिवर्ष भारत से अधिक हर्षोल्लास से मनाते हुए लोग देखेंगे। यह क्या बताता है? आप इंडोनेशिया एक इस्लामिक राष्ट्र है, यह बात ध्यान में रखिए आप। लेकिन वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत की संस्कृति जो है वो किसी भी भूभाग से बड़ी है। The cultural identity of India goes much beyond the geographical boundaries of the present day Bharat as it is, because Bharat is not a geographical concept, it is a much wide cultural concept. जब आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो यह परिकल्पना एक भूगर्भीय या इट्स नॉट अ जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ये भू सांस्कृतिक व्यूरचना है, एक परिदृश्य है, एक उद्देश्य है। जब आप इस रूप में इसे देखेंगे तो आज आप देखिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी है, वहां की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। आप देखिए किस प्रकार से चाइना ने एक रास्ता निकाला भारत को हराने का। अगर वर्तमान में भारत के लिए कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन है, क्योंकि भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी के अंतर्गत चीन लगातार काम कर रहा है। वो ग्वादर पोर्ट हो पाकिस्तान की ओर, अफगानिस्तान की ओर से जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसे वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है वो निकालने की परिकल्पना हो चीन की, या श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट को कैप्चर करके जो लीज करके उसने डेवलप किया है, मालदीव्स में जो वो पोर्ट बनाने की प्रयास कर रहा है, बांग्लादेश में जिस प्रकार से उसने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ये सब बताता है कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने एक व्यापारी के रूप में प्रवेश करने की कोशिश की थी, उसी प्रकार चीन हमारे मध्य हमें घेरने की चारों ओर से कोशिश कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिए कि श्रीलंका को कई करोड़ों का, कई ट्रिलियन डॉलर्स का लोन दिया चीन ने डेवलपमेंट के नाम पर। और 2 सालों पहले हमने देखा कि किस प्रकार से जो घटना अभी बांग्लादेश में हुई वो 2 साल पहले श्रीलंका के साथ हुई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के घरों में लोग घुस गए, वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वैसे ही बांग्लादेश के साथ हो रहा है, आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है, नेपाल पर लगातार हमले हो रहे हैं, नेपाल के शासकों को, पूरे परिवार को मार दिया जाता है। यह सभी वो घटनाएं हैं। आप देखिए तिब्बत को छीन लिया जाता है, भूटान को छीन लिया जाता है, चाइना कैप्चर कर रहा है इन सभी क्षेत्रों को। यह आपको क्या बता रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेरने की एक चरणबद्ध योजना, एक षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है। और इसमें से निकलने के लिए आप देखिए कि श्रीलंका को जब वह डेट रिडन था उस समय किसने वापस उसकी मदद की? जब IMF ने उसे लोन देने से मना कर दिया, उस समय उससे यदि आर्थिक रूप में किसी ने सहायता करी तो वह राष्ट्र भी भारत है। हमारे वर्तमान में बांग्लादेश को यदि कोई सहायता कर रहा है तो वह भारत है। नेपाल, भूटान को यदि कोई सहायता कर रहा है वैश्विक पटल पर तो वह भारत है। इसी प्रकार
यह सांस्कृतिक विरासत सहेजने का प्रयास लगातार भारत कर रहा है, क्योंकि भारत को यदि भले ही ज्योग्राफिकली तोड़ने का प्रयास कितने ही आक्रांता वैश्विक ताकतें करती रहें, लेकिन सांस्कृतिक रूप पर हम हमेशा एक रहेंगे। जब 21 जून को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस दिवस को पहचाना 2014 में कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और आज भारत से ज्यादा सभी विदेशी देशों में इसे मनाया जाता है, तो यह इस बात का परिचायक है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी रिच है। उसी प्रकार आप देखिए कि संस्कृत जो हमारी भाषा है, उससे आज हमसे ज्यादा उसका प्रयोग रशिया, चीन, जर्मनी और यूएसए में हो रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी सबसे अधिक बात की जाती है, उसमें यह ज्ञात हुआ है वैज्ञानिकों को, कोडर्स को, प्रोग्रामर्स को, कि यदि आपको कोड बनाना है तो कंप्यूटर के लिए सबसे वैज्ञानिक भाषा, साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत है। आप उसके किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द का हेरफेर करते हैं तो उसका अर्थ हमेशा एक ही निकलेगा। तो आप ये समझिए कि ये जो प्रसार हो रहा है, ये भारत की संस्कृति का हो रहा है, और जब तक भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के मूल्यों का प्रसार होता रहेगा, भारत की युवा शक्ति स्वयं इस बात को समझे, उस समय भारत को कोई भी खंडित नहीं कर पाएगा, और भारत पुनः अपनी कूटनीतिक प्रबलता, अपने सांस्कृतिक मूल्यों और अपनी मिलिट्री पावर के माध्यम से पुनः अखंड भारत का स्वप्न साकार कर पाएगा। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं चाहता हूं कि अखंड भारत संकल्प दिवस की जगह हम बहुत जल्द कुछ वर्षों में अखंड भारत पूर्ण प्राप्ति दिवस मनाना शुरू करें। हमसे रावी का वह तट छीन लिया गया जहां 1930 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 1947 में राष्ट्र आजाद तो हुआ, लेकिन उस परिकल्पना से नहीं जिससे हमने पूर्ण स्वराज्य मांगा था। वह रावी का पावन तट आज हमारे पास नहीं है। मां हिंगलाज माता का मंदिर जिसका एकल गीत में बहुत अच्छे से चित्रण हुआ, वो हमारे पास नहीं। हमारे कई मंदिर हमसे छीन लिए गए। इस बातों को आपको ध्यान रखना होगा, इस बात को अपने मन में जीवित रखें। और आज इस परिसर में जहां उपस्थित हैं, ये आदरणीय श्री लोकमान्य तिलक जी के नाम पर है, श्री बाल गंगाधर तिलक जी। 1893 में जिन्होंने गणेश उत्सव को एक व्यापक स्तर पर मनाने का परिदृश्य, एक स्वप्न देखा, उसे साकार किया। 1896 में शिवाजी जयंती, शिवाजी उत्सव मनाने का प्रकल्प पूर्ण किया। और ये वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं पाकर ही रहूंगा। आज जब मैं लोकमान्य तिलक के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ, विद्यालय के सीबीएसई इकाई के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ, तो मैं आप सभी में वो बाल गंगाधर तिलक का दृश्य देखता हूँ। आप सभी में वो सांस्कृतिक धरोहर है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ उस सांस्कृतिक धरोहर को पूर्ण रूप से, गौरवशाली रूप से सहेजा जाता है। इसे आप अपने अंदर जीवन पर्यंत जीवित रखें। और इसके बाद ये सभागार जिनके नाम पर है, वो आदरणीय श्री राजा भाऊ महाकाल के नाम पर है। ये वही राजा भाऊ महाकाल हैं जो संघ के पूर्णकालिक प्रचारक होते हैं। पूर्णकालिक होकर उसके बाद गोवा का यूनिफिकेशन जब भारत से किया जाता है, उसके लिए निकलने वाले दायित्व तो स्वेच्छा से लेने वाले और उस प्रकल्प और उद्देश्य को पूर्ण करने वाले ऐसे राजा भाऊ महाकाल के सभागार में उपस्थित हैं। आप प्रेरणा लीजिए इन दोनों महान हस्तियों से जो आपसे स्वतः जुड़े हुए हैं, जो आपकी इस आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। तो आज भारत में जब कास्ट सेंसस करवाने की बात की जाती है, जब अलग अलग धर्मों के रूप में आपको बांटने की कोशिश की जाती है, जब आपको बताया जाता है कि आप उत्तर भारत से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, आप ये भाषा बोलते हैं, आप वो भाषा बोलते हैं, इन सभी के परे जाइए, भारतीय सूत्र में बंधिए और इन हमारे महान योद्धाओं के उस स्वप्न को साकार कीजिए जिसके लिए उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की परिकल्पना की। आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप सभी इस दृश्य को, इस परिदृश्य को, इस संकल्प को पूर्ण करेंगे। एक बार आप सभी अपनी ओजस्वी वाणी से
इस संपूर्ण सभागार को, इस ब्रह्मांड को सूचित कर दीजिए कि भारत का युवा यहाँ उपस्थित है और उसने अखंड भारत संकल्प दिवस का न केवल प्रण लिया है बल्कि उसको साकार करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने का आज ही निर्णय ले लिया है। आप सभी अपने दोनों हाथ उठाकर जोरदार ध्वनि से भारत माता की, भारत माता की।